बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। चैप्टर आपका फर्स्ट है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में पहले हम वर्ड स्कोप को समझते हैं कि स्कोप क्या है। स्कोप ऐसे समझ लें, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपनी लाइफ में जब आपने इंटर किया होगा और इंटर के बाद आपने देखा होगा कि आपने मास्टर या बीएस किस सब्जेक्ट में करना है, तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस होंगे जिसमें आप मास्टर कर सकते होंगे या बीएस कर सकते होंगे। तो फिर आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट मैं चूज करूं कि जिसकी वर्थ हो, जिसका स्कोप हो, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो, जिसको कंप्लीट करने के बाद मेरी लाइफ ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटल हो। तो आप फिर उनमें से उस सब्जेक्ट को चूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस सब्जेक्ट की उस जगह पे उस इलाके में बहुत ज़्यादा अहमियत है एज कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट की लाइफ की सेटलमेंट के हवाले से। सेम ऐसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी का एज अ सब्जेक्ट क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब यह है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन में किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बच्चे को जानने के हवाले से, ताकि जिसको हमने पढ़ाना है जब तक उसके बारे में सही तरह से समझ नहीं आएगी तो हम बच्चे को सही तरह से पढ़ा नहीं सकते, चाहे जितना मर्जी अच्छा हमारा लेक्चर तैयार क्यों ना हो। जब हमने बच्चे के बारे में जानना है तो बच्चे से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितने भी सवालात हैं, क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी उन सारे सवालों के जवाब दे रही है? क्या वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ये अपडेट हो रही है? क्या इसमें तहकीकात हो रही हैं कि जिसके साथ साथ ये सब्जेक्ट ग्रो कर रहा हो, फल फूल रहा हो? अगर तो ये सब कुछ हो रहा है और आपको सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो इसका मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हम चंद एक पॉइंट्स पढ़ेंगे या एरियाज को देखेंगे, उन एरियाज के हवाले से क्या हमें एजुकेशन साइकोलॉजी हमारे सवालों के जवाब देती है। तो अगर वो देती है तो इसका मतलब इसका स्कोप होगा, इसकी वर्थ होगी, इसकी अहमियत होगी। सबसे पहले आपके पास ह्यूमन बिहेवियर है। अच्छा, हमने पहले भी पढ़ा कि बिहेवियर की जो स्टडी है वो साइकोलॉजी है। अब जब तक बिहेवियर के बारे में सही तरह से नहीं जान सकते एज अ टीचर, एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में ज़्यादा या एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान नहीं कर सकते। सही तरह से बिहेवियर को जब स्टडी करेंगे तो एजुकेशनल सिचुएशंस को समझेंगे, एजुकेशनल सिचुएशन को समझेंगे तो हम सही तरह से एजुकेशन बच्चों को दे सकेंगे। तो ये जनरल सा कंसेप्ट है। इस तरह के और भी हेडिंग्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे। Scope of a subject implies in its field of study, speaking in specific terms, it means the area of study that are included in a particular subject. The scope of educational psychology is wide and ever increasing. Education psychology is securing greater and greater importance in the field of education. The following facts may be mentioned which indicate the scope of educational psychology. और सबसे पहला पॉइंट जो है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है वह ह्यूमन बिहेवियर। It studies human behavior in educational situation. Psychology is the study behavior and education deals with the modification of behavior. Hence, educational psychology pervades the whole field of education. नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है कि एक इंसान जब दुनिया में आता है या दुनिया से पहले भी डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ वो फलता फूलता जाता है, फिजिकली भी और उसकी फंक्शनल वाइज भी डेवलप, आपकी क्वांटिटेटिव वाइज भी और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वाइज अगर फल फूल रहा है तो उसे ग्रोथ कहते हैं, क्वालिटेटिव वाइज फल फूल रहा है तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब किस उम्र में कितना वो फल फूल रहा है, इसका सवालों का जवाब हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। तो इस हवाले से हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस एज में बच्चा जो है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, उसकी सोशल स्टेट क्या है, उसकी इमोशनल, लैंग्वेज, सारी डेवलपमेंट जो है या स्टेजेस को हम देखते हैं। किस एज में बच्चा किस तरह से जो है रिस्पॉन्ड करता है, ये सारी बातें हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के जरिए पता चलती हैं। तो इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है तो वो अच्छी एजुकेशन आपको कहाँ से पता चलेगी? एजुकेशनल साइकोलॉजी से। A human individual passes through a number of developmental stages. Educational psychology deals with the data and principles related to growth,
development. This is one of the major issues which falls within the scope of educational psychology. In order to study human behavior, educational psychology must collect data about characteristics of physical, mental, social, emotional, and language development of the individual at different stages of development, namely infancy, childhood, and adolescence stages. नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस जो है एकेडमिक में या एजुकेशन में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक बच्चा आता ही स्कूल में इसलिए है ताकि उसका लर्निंग प्रोसेस हो, उसकी उम्र के हिसाब से, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से बच्चा सही तरह से ग्रो करता जाए और सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होता जाए। तो लर्निंग प्रोसेस तब भी ज़्यादा बेहतर और फ्रूटफुल होगा जब सही तरीके से बच्चे को समझा जाएगा, जाना जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा। ठीक है, अब बच्चे के बारे में जानने का मतलब है उसके इंटरेस्ट का आपको पता होगा, उसकी टेंशन कैसे लेनी है, उसको मोटिवेट कैसे करना है, उसकी मेमोरी स्टेटस क्या है, वो कितना याद रखता है, कितना भूलता है, उसकी आदत क्या है, वो लर्न कितना करता है। तो ये सारी बातें लर्निंग प्रोसेस के अंदर ही पता चलती हैं। लर्निंग इज अ मेजर फिनोमिना इन एजुकेशन। It studies how learning can take place most effectively and economically. As a complementary to this aspect, the other topic included are interest, attention, motivation, memory, and forgetting habits and transfers of training. Next point है heredity and environment. हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किसी भी इंडिविजुअल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हम जितने भी लोग दुनिया में आते हैं हमारे आबाओ अजदाद के थ्रू हम दुनिया में आते हैं, और जिस तरह के हमारे आबाओ अजदाद होते हैं उसी तरह की हमारी शख्सियत का काफ़ी हद तक पहलू होता है। और दूसरा, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम फलते फूलते हैं वो एनवायरनमेंट भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। साइंसदान आज तक ये तो फैसला नहीं कर सके कि हमारे ऊपर हेरिडिटी का सारा असर है या एनवायरनमेंट का, लेकिन इस बात पे मुत्तफिक है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही एक इंडिविजुअल्स की लाइफ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में सही तरह से जो मालूमात है, अंडरस्टैंडिंग है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है। तो जितना बेहतर तरीके से अगर हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को उतना ज़्यादा हमें स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से इस एरिया के हवाले से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द अफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, to what extent heredity and environment contribute towards the growth of the individuals, and how this knowledge can be made use of for bringing about the optimum development of the child for a silent feature of the scope of educational psychology. Development and adjustment of personality, इस पॉइंट में हम बच्चा जो है उसका सबसे मेजर इशू ये होता है कि उसको जिस सोसाइटी में फल फूल रहा है, उसका घर है, उसका अदारा है, उसका माहौल है, वहाँ पे वो कितना अपने आप को कंफर्ट और एडजस्टेबल फील करता है। तो हमने के बच्चे को इस तरह से तैयार करना है, उसकी पर्सनैलिटी इस तरह से डेवलप करनी है कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो वो जो एडजस्ट करने वाली बात है वो तब भी होगी जब वो माहौल के मुताबिक फले फूलेगा, उसकी तरबियत होगी, उसकी लर्निंग होगी, उसकी अपब्रिंगिंग होगी। तो शख्सियत की एडजस्टमेंट के हवाले से, उसके डेवलपमेंट के हवाले से भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी गाइड करती है। Educational psychology deals with the nature and development of the personality of the individual. In fact, education has been defined as an all-round development of the personality of an individual. Personality development also implies a well-adjusted personality. Next point, individual differences. Individual differences के बारे में अब साइकोलॉजिस्ट ने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि दुनिया में हर इंसान बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है, हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इंडिविजुअल वाइज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वाइज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सब एक ही तरह से हैंडल या डील नहीं हो सकते। हम सब के मिजाज मुख्तलिफ हैं, इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं, एरियाज मुख्तलिफ हैं, इंटेलिजेंस मुख्तलिफ है, हमारी मेजरमेंट मुख्तलिफ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब ये तब भी हम सही तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर हम सही तरह से इंडिविजुअली स्टडी कर सके कि एक क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो किस कैलिबर के हैं, किस कैटेगरी के हैं। ये तो हमें पता है सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इन सारे सवालों के जवाब फिर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के जरिए ही लेने पड़ते हैं और उसके मुताबिक फिर हमारी एजुकेशन को प्लान किया जाता है। Every individual differs from every other individuals
in one of the fundamental facts of human nature. This has been brought to light by educational psychology. This one fact has revolutionized the concept and process of education. Next point है intelligence and its measurement. इंटेलिजेंस वाइज भी हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब इंटेलिजेंस के बारे में इस बात है हम सब एक ही तरह से लर्न नहीं कर पाते, एक ही तरह से नहीं समझते। हमारे कुछ बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, अरसा तक याद रहता है। हम सब समझते हैं कि हम में से कौन सा पर्सन हमसे ज़्यादा ज़हीन है, कौन किससे हम ज़्यादा ज़हीन है। जितनी ज़्यादा किसी की लर्निंग जितने कम टाइम में होती है, हम समझते हैं वो इंसान उतना ज़्यादा ज़हीन है। ये जहानत क्या है, इसकी दर्जे कैसे हैं, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से मिलते हैं। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज इट्स मेजरमेंट। दिस इज ऑफ एट मोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर अ टीचर और एन एजुकेटर। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये दो पॉइंट्स हैं। गाइडेंस का मतलब ये होता है कि आप इन जनरली आपके पास क्लास बैठी है, आप उसको उसके कैलिबर के मुताबिक गाइड करते जाते हैं डे बाय डे भी, जर्नली भी, कि आप करंटली आपने कैसे लाइफ गुजारनी है, कैसे लर्निंग करनी है, फ्यूचर में कैसे करना है। काउंसलिंग क्या होती है, जब किसी बच्चे को कोई इशू फील हो रहा हो तो और वो आपके पास आता है कि अपनी रहनुमाई के लिए, ताकि उसको उस मसले से निकाला जा सके। तो ये थोड़ा सा फर्क है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की समझ तब भी टीचर को आएगी अगर उसने सही तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ा होगा। तो फिर उन फैक्टर्स को देखते हुए वो बच्चे की सही तरीके से गाइडेंस भी बच्चे को प्रोवाइड कर सकेगा और उसकी काउंसलिंग भी कर सकेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स और एरिया ऑफ स्टडी included in the field of educational psychology. Education is nothing but providing guidance to the growing child. Thus, guidance forms an important aspect of educational psychology. Next है जी ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स में हम देखें कि इंसान एक सोशल एनिमल है, वो अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता। हम जितना भी कहें हमें किसी की परवाह नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिविजुअल जिंदगी गुजार सकें। हमें अपनों की ज़रूरत होती है जिनके साथ मिलजुल के हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। हमारे मामलात होते हैं, हमारे एहसास होते हैं, हमारे जज्बात होते हैं, हमारी बॉडी की नीड्स होती है, हमारी मेंटल नीड्स होती हैं, हमारे मामलात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके हवाले से इंसान ने दूसरों के साथ रह के ज़िंदगी गुजारनी है। जब दूसरों के साथ रहकर जिंदगी गुजारनी है तो क्या दूसरों के साथ हमें रहना आता है? मिसाल के तौर पर ग्रुप की सूरत में अगर हमें कोई काम असाइन किया जाए तो क्या हम सब मिलके उस काम को अच्छे तरीके से साइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेटेस्ट तहकीक ये बताती है कि जब हमें कोई इंडिविजुअल काम मिले तो हम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन ग्रुप की सूरत में जब हमें काम मिलता है तो हम उसको ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो ये सारी बातें फिर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी गाइड करती है कि जब हमने ग्रुप की सूरत में काम करना है तो हर इंसान का रवैया दूसरे से मुख्तलिफ होता है, मिजाज मुख्तलिफ होता है, इंटरेस्ट मुख्तलिफ होता है। तो उस काम को इस तरह से लेके चलना या ग्रुप बनाते हुए इस बातों का ख्याल करना कि उस टास्क को ये ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर पाएगा और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। और इसी तरह ग्रुप के लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेशन करनी होती है ताकि वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। वो ग्रुप कह लें, उसे गैंग का नाम कह लें। तो ये स्कूल्स में भी टीचर अक्सर ग्रुप एक्टिविटी की सूरत में काम करवाते रहते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप बिहेवियर एंड ग्रुप माइंड आल्सो फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। Man, as we are told, is a social animal. He wants to be the member of some social group because he cannot live in isolation. In a group, the behavior of individual is totally different from his individual behavior. Group behavior affects the behavior of the child and the individual. In return, affects the behavior of the group. That is to say, in the group behavior or group life, there is two-way traffic. Educational psychology deals with the problem of group and gangs in the school. Next है जी the problem of exceptional children. एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस कौन से होते हैं? वो बच्चे जो गैर मामूली होते हैं। अब ये गैर मामूली दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव सेंस में लें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन, ठीक है ना, जो आम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, यानी अपनी उम्र से भी आगे होते हैं। यानी जैसे आप लोगों ने बहुत सारे पाकिस्तान में भी छोटे छोटे बच्चे देखे हुए हैं साफी टाइप के, जो
अपनी उम्र से भी बड़े बड़े लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं। तो वक्त से पहले उनके पास अल्लाह जो है वो ज़्यादा इल्म दे देता है बाकी इंसानों की निस्बत। और कुछ ऐसे होते हैं जो दुनिया से बहुत पीछे रह जाते हैं मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ की वजह से। कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई बच्चे आपके पास मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। इस तरह के बहुत सारे और जो माजूरी वाले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो बच्चे बाकी लर्नर से पीछे रह जाते हैं। तो इन दोनों तरह के बच्चों को जो नई टर्म यूज की गई है वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यूज किया गया है। यानी ये भी नहीं है जो ज़हीन है वो तो बहुत ज़हीन है, जो नहीं, जो बिल्कुल बच्चा माजूरी वाली कैफियत में है उसको भी हम ये नहीं समझ सकते कि वो नकारा है। फिर भी अल्लाह ने उसमें किसी ना किसी एंगल में बहुत सारी सलाहियतें और खासियतें रखी होंगी जिनको समझ के उनसे भी हम दुनिया के हवाले से बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। जैसे हमारे मुल्क में इस तरह के बच्चों से ज़्यादा फायदा नहीं लिया जाता और तरस खाया जाता है उनके वालिदैन पे भी, उन बच्चों के ऊपर भी, और उनको जो है बेआसरा छोड़ दिया जाता है, उनसे किसी भी तरह की कोई सर्विसेज नहीं ली जाती और बेचारा टाइप वर्ड जो है हम यूज कर रहे होते हैं। तो इन 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 प्रॉब्लम्स को भी जो है हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत अच्छा डील करती है और उसके बारे में रहनुमाई करती है। एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज वन हु डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल आइदर ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड, एंड फॉर होम स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स इज टू बी अरेंज्ड। देयर आर intellectually exceptional such as gifted, backward, mentally retarded, slow learner. There are physically exceptional such as handicapped or suffering from some physical ailments. Such type of children develop complex and they do not feel free in the company of other children. The child of this category should be studied properly by the teacher and should be treated for a particular ailment, and the aim should be hate the sin, not the sinner. Hence this also comes under the scope of educational psychology. In addition to these many other aspects of education, growth, development, personality and character formation, adjustment, causes of maladjustment and their remedies, mental hygiene and growth of the balanced personality are included in the field of educational psychology. तो ये सारी चीज़ें educational psychology की fields में आ जाती हैं। अब इन सारी बातों को देखते हुए लैंडग्रेन ने सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में 3 पॉइंट्स को शामिल किया। द 3 फोकल पॉइंट्स ऑफ एजुकेशन, वो कौन से हैं? द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग सिचुएशन। तो यही है ना, एक जो हमने लर्निंग वाला माहौल बनाना है। सबसे पहले तो वो बच्चा है जिसको हमने सिखाना है, तो जब तक उसको नहीं जानेंगे, उसको नहीं समझेंगे, उसको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो तब तक बाकी सारा प्रोसेस, सब सारी जो सिचुएशन है वो फजूल हो जाती है। जब लर्नर को समझ लेते हैं तो फिर उसके लिए प्लान किया जाता है, उसके लिए वो लर्निंग प्रोसेस आ जाता है। इस एज के बच्चे की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये कैसे लर्निंग करेगा, उस लर्निंग के लिए क्या क्या प्रोसेस या क्या क्या मेथड, क्या क्या टेक्निक्स जो है वो यूज करनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर सिचुएशंस डेवलप करनी पड़ेगी। साफ ज़रा बच्चे को लर्निंग देनी है तो उसे स्कूल में लेकर आते हैं, और स्कूल एक बेहतरीन जगह है जहाँ पे बच्चे की लर्निंग होती है, उसे प्रॉपर रखा जाता है और रखने के बाद उसको एजुकेट किया जाता है। तो द लर्नर इज द सेंट्रल फोकस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन फैक्ट द मेन सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द लर्नर एंड हिज डेवलपमेंट। इट इज द लर्नर हु इज द nucleus of teaching learning process. In the classroom, the learner exhibits a variety of behavior pattern in which he gives expression to his emotions, his social feelings, as well as a large number of factors which are determinant of his overall behavior. Educational psychology takes into consideration all these factors to determine his growth and development. नेक्स्ट पॉइंट, द लर्निंग प्रोसेस। जब लर्नर की समझ आ जाती है तो फिर लर्निंग प्रोसेस बनाया जाता है। ऑल चिल्ड्रन डू नॉट शो आइडेंटिकल लर्निंग पैटर्न in the same classroom. One can find slow learners and quick learners. Changes in learning behavior happen during the learning process. In addition to these two factors, we can regard memory, habits, intelligence and aptitude as other important factors which contribute to the learning process. तो हम
बच्चों को देखते हुए, बच्चों के लेवल को देखते हुए, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए लर्निंग प्रोसेस प्लान करना पड़ता है, तब भी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आउटपुट ले सकते हैं। द लर्निंग सिचुएशन या फिर इन्वायरमेंट, द लर्निंग सिचुएशन रेफर्स टू द इनसाइड एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर का माहौल और बाहर का माहौल। द टीचर्स इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लर्निंग सिचुएशन। Teacher's knowledge of the learning process, his knowledge of individual differences, mental hygiene, techniques of measurement and evaluation, all helps create a congenial learning situation in the classroom। देखो टीचर जितना अच्छा लर्न करेगा, सादा लफ्जों में जितना अच्छा एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज टीचर के पास होगा, टीचर उतना अच्छा बच्चे के बारे में प्लान कर पाएगा, इंडोर क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी। उम्मीद है कि आपको स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की समझ आ गई होगी और इस बात की भी समझ आ गई होगी कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टॉपिक की हद तक, बातों की हद तक नहीं है। हमने जितने भी एरियाज पढ़े हैं, जब तक इन एरियाज को सही तरह से जाना नहीं जाएगा, हम ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।